हम सब अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, पर सवाल यह है कि शुरुआत कहाँ से करें। हाँ, अक्सर हमारा ध्यान बाहरी चीजों पर ही होता है। बिल्कुल, जैसे काश नौकरी बेहतर होती या काश हालात मेरे पक्ष में होते। लेकिन क्या हो अगर असली बदलाव का जो रिमोट कंट्रोल है वो हमारे ही हाथ में हो, हमारे दिमाग के अंदर। यही तो बात है। आज हम जेफ किलर की किताब एटीट्यूड इज एवरीथिंग पर आधारित कुछ स्रोतों की गहराई में उतरने वाले हैं जो यही तर्क देते हैं। बिल्कुल, और इस रिमोट कंट्रोल की खूबी इसकी सादगी में है। तो हमारा मकसद क्या है? इस रिमोट के 5 सबसे जरूरी बटनों को समझना जो तय करते हैं कि हमारी जिंदगी का चैनल कौन सा चलेगा। देखिए, केलर के विचार कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इनका असर बहुत गहरा होता है। स्रोत हमें यही बताते हैं कि हमारी बाहरी दुनिया हमारे अंदर की दुनिया का ही एक प्रतिबिंब है, एक आईना। एक आईना, सही कहा। अगर आईने में जो तस्वीर दिख रही है वो पसंद नहीं आ रही, तो आईने को पोंछने से क्या होगा? पहला सबक है, हमारा रवैया ही हमारी खिड़की है जिससे हम दुनिया को देखते हैं। हाँ, अगर खिड़की पर धूल जमी है तो बाहर का नजारा चाहे कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, हमें तो धुंधला ही दिखेगा। बिल्कुल। स्रोत में साफ लिखा है, सफल लोग हालात को दोष नहीं देते, वो अपनी खिड़की साफ करते हैं, मतलब अपनी सोच बदलते हैं। ये एक बहुत ही शक्तिशाली नजरिया है। हाँ, और इसे सिर्फ पॉजिटिव सोचो कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। ये असल में हालात को देखने का चश्मा बदलने जैसा है। चश्मा बदलने जैसा। एक उदाहरण दे सकती हैं? सोचिए, 2 लोग एक ही ट्रैफिक जाम में फंसे हैं। एक इंसान हॉर्न बजा रहा है, गुस्से में है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है और सोच रहा है कि उसका दिन बर्बाद हो गया। बिल्कुल। और दूसरा इंसान, वो भी उसी जाम में फंसा है, लेकिन उसने अपना पसंदीदा गाना लगा लिया है या कोई पॉडकास्ट सुन रहा है और वो सोच रहा है चलो कुछ नया सीखने का मौका मिला। हाँ, हालात बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन दोनों का अनुभव जमीन आसमान का फर्क है। यही तो इस सबक का सार है। सफल लोगों के जीवन में समस्याएं कम नहीं होती, बल्कि उन समस्याओं से निपटने का उनका तरीका, उनका रवैया बेहतर होता है। तो ये एक चुनाव है। स्रोत इसी बात पर जोर देते हैं। रवैया एक चुनाव है। हर सुबह हम ये चुनते हैं कि हम अपनी खिड़की को साफ रखेंगे या उस पर और धूल जमने देंगे। लेकिन यहाँ एक व्यवहारिक सवाल उठता है। पूछे। ट्रैफिक जैम जैसी छोटी मोटी परेशानियों में तो ये ठीक है, मान लिया, पर जब जिंदगी में कोई बड़ी मुश्किल आती है, जैसे किसी ने अपनी नौकरी खो दी या कोई बिजनेस फेल हो गया, तब ये कहा कि बस अपना नजरिया बदल लो, ये थोड़ा मुश्किल नहीं लगता? ये बहुत जरूरी सवाल है। क्या ये दर्द को नजरअंदाज करने जैसा नहीं है? बिल्कुल नहीं। और लेखक ये नहीं कह रहे कि आप अपनी भावनाओं को दबा दें या दर्द को महसूस ना करें। रवैया बदलने का मतलब सच्चाई से मुंह मोड़ना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है उस सच्चाई पर अपनी प्रतिक्रिया को चुनना। नौकरी खोना एक बहुत बड़ा झटका है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ। एक व्यक्ति इसे अपनी जिंदगी का अंत मान सकता है, अपनी काबिलियत पर शक कर सकता है, और दूसरा व्यक्ति दुख और निराशा के दौर से गुजरने के बाद इसे एक मौके की तरह देख सकता है। एक ऐसा मौका जो उसे शायद वो काम करने के लिए मजबूर कर रहा है जो वो हमेशा से करना चाहता था। अच्छा। चुनौती वही है, पर प्रतिक्रिया उस खिड़की से तय होती है जिसे हमने चुना है। तो अगर हमारी सोच ये तय करती है कि हम किसी स्थिति को कैसे देखते हैं, तो अगला सवाल यह है कि क्या हमारी सोच उन स्थितियों को हमारी तरफ खींच भी सकती है? यहीं पर किताब एक बहुत ही आकर्षक आइडिया सामने रखती है, जिसे दूसरा सबक कहा गया है, यू आर अ ह्यूमन मैग्नेट। आप एक इंसानी चुंबक हैं। हाँ, सच कहूं तो ये सुनने में थोड़ा रहस्यमयी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसा लगता है। क्या इसके पीछे कोई गहरा मनोविज्ञान है? हाँ, ये अक्सर गलत समझा जाता है। स्रोत का तर्क सिर्फ ये नहीं है कि अच्छा सोचो तो आसमान से अच्छी चीजें टपकेंगी। तो फिर क्या है? इसका गहरा मतलब ये है कि हमारा दिमाग एक फिल्टर की तरह काम करता है। मनोविज्ञान में इसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या RAS का एक फंक्शन कह सकते हैं। RAS? इसे थोड़ा और आसान शब्दों में समझाइए। जरूर। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने एक खास मॉडल की गाड़ी खरीदने का सोचा हो और अचानक आपको सड़कों पर वही गाड़ी हर तरफ दिखने लगती है? अरे हाँ, बिल्कुल हुआ है। ऐसा लगता है जैसे रातों रात सबने वही गाड़ी खरीद ली हो। पर असल में ऐसा नहीं है ना? वो गाड़ियां पहले भी वही थी। तो फिर? पर आपका दिमाग उन्हें फिल्टर करके नजरअंदाज कर रहा था, क्योंकि वो आपके लिए जरूरी नहीं थी। जैसे ही आपने उसे जरूरी माना, आपके RAS ने उसे इम्पोर्टेंट मार्क कर दिया। और अब मेरा दिमाग उसे हर जगह पहचान रहा है। बिल्कुल। इसी तरह जब आप मौकों पर, सफलता पर या सकारात्मक समाधानों पर ध्यान केंद्रित करते हैं,
तो आपका दिमाग उन मौकों को पहचानना शुरू कर देता है जो शायद पहले भी आपके आसपास ही थे, पर ध्यान नहीं था। हाँ। और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। अगर आप लगातार समस्याओं और डर के बारे में सोचेंगे तो आपका दिमाग हर छोटी बड़ी बात में सिर्फ समस्या ही ढूंढेगा। अच्छा, तो ये कोई जादू नहीं बल्कि दिमागी फोकस का नतीजा है। हम ब्रह्मांड से कुछ खींच नहीं रहे, नहीं, बल्कि हम अपने दिमाग को उन चीजों को पहचानने के लिए ट्रेन कर रहे हैं जो पहले से मौजूद है। ये तो बहुत तार्किक बात है। बिल्कुल, आप जिस चीज को खोजते हैं आपको वही चीज मिलती है। ये कॉन्फर्मेशन बायस से भी जुड़ा है, जहां हमारा दिमाग उन्हीं सबूतों को खोजता है जो हमारी मौजूदा सोच को सही साबित करते हों। ठीक है, तो अगर हमें अपने इस चुंबक की दिशा बदलनी है तो हमें अपने दिमाग के फिल्टर को बदलना होगा। और यहीं पर शायद तीसरा सबक काम आता है, जो हमारे शब्दों की ताकत के बारे में है। हाँ, शब्दों की ताकत। श्रुत में एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। मुझसे नहीं होगा कहने के बजाय मैं ये सीख सकता हूँ। लेकिन एक मिनट, क्या ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है? ये बहुत ही आम और वाजिब शंका है। मतलब कई लोग कहेंगे कि मैं सीख सकता हूँ बोलना अच्छी बात है, पर अगर अंदर से असल में ये महसूस ना हो तो क्या ये खोखला नहीं लगेगा? देखिए, स्रोत इस दिखावे और असली विश्वास के बीच के अंतर को ऐसे समझाता है कि शब्द सिर्फ हमारे विचारों की अभिव्यक्ति नहीं है, तो वे हमारे विचारों को बनाते भी हैं। ये एक टू वे स्ट्रीट है। जब आप बार बार कुछ बोलते हैं तो आपका अवचेतन मन, जो तर्क नहीं करता, उसे एक निर्देश की तरह लेना शुरू कर देता है। अच्छा, मुझसे नहीं होगा एक पूर्ण विराम है। ये आपके दिमाग को कहता है कोशिश बंद कर दो, आगे कोई रास्ता नहीं है। और मैं सीख सकता हूँ? मैं सीख सकता हूँ एक दरवाजा खोलता है। ये आपके दिमाग को एक समस्या देता है जिसे उसे सुलझाना है। ठीक है, रास्ता नहीं पता तो चलो ढूंढते हैं। तो ये दिमाग को समाधान मोड में डाल देता है। बिल्कुल, बजाय हार मानने वाले मोड के। शुरुआत में ये थोड़ा अजीब या बनावटी लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसे दोहराते हैं आप सचमुच अपनी सोच का पैटर्न बदल रहे होते हैं। ये बात समझ में आती है, लेकिन इसमें एक चुनौती भी है। क्या? हमारे आसपास का माहौल, परिवार, दोस्त, मीडिया अक्सर हमें नकारात्मक शब्द ही तो देते हैं। ये मुश्किल है, तुमसे नहीं होगा, इसमें बहुत रिस्क है। सही बात है। बदलना एक अकेले की लड़ाई जैसा नहीं है। बिल्कुल है, और इसीलिए लेखक एक मानसिक खुराक या मेंटल डाइट की बात करते हैं। मानसिक खुराक? हाँ, जैसे हम अपने शरीर के लिए अच्छा खाना चुनते हैं, वैसे ही हमें अपने दिमाग के लिए भी जानकारी और शब्दों को चुनना होगा। मतलब सचेत रूप से? हाँ, सचेत रूप से ये तय करना होगा कि हम क्या पढ़ते हैं, क्या सुनते हैं और किन लोगों के साथ ज्यादा समय बिताते हैं। और जब बाहरी नकारात्मकता आए तो उसे अपने अंदर की सकारात्मक बातचीत से काटना होगा। ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है, और ये हमें चौथे सबक की तरफ ले जाता है, जिसने मेरी सोच को वाकई में चुनौती दी। अच्छा, कौन सा? हम में से ज्यादातर लोग प्रेरणा का इंतजार करते हैं। हम सोचते हैं जब मन करेगा, जब मोटिवेशन आएगी तब काम करूंगा। हाँ, ये तो आम बात है। लेकिन ये किताब इस सोच को पूरी तरह पलट देती है। ये कहती है काम करने से ही काम करने का मन बनता है। एक्शन पहले आता है, मोटिवेशन उसके पीछे आता है। हाँ, ये प्रेरणा का मिथक है जिसका हम सब शिकार होते हैं। हम सोचते हैं कि प्रेरणा एक जादुई एहसास है जो हम पर उतरेगा और फिर हम काम करने लगेंगे। पर सच्चाई इसकी ठीक उलट है। बिल्कुल, प्रेरणा कोई कारण नहीं बल्कि नतीजा है। ये एक्शन का साइड इफेक्ट है। लेकिन शुरुआत करना ही तो सबसे मुश्किल काम है, खासकर जब बिल्कुल भी मन ना हो। तो फिर बिना प्रेरणा के एक्शन कैसे ले? इसका जवाब है बहुत छोटा एक्शन लें। इतना छोटा कि आपका दिमाग उसके लिए मना ही ना कर पाए। अच्छा। स्रोत में इसका जिक्र है कि छोटे छोटे एक्शन लेने से आत्मविश्वास बढ़ता है। इसके पीछे ठोस न्यूरोकेमिस्ट्री है। जब हम कोई छोटा सा काम भी पूरा करते हैं, जैसे सिर्फ 5 मिनट के लिए पढ़ना या बस अपने जूते पहनकर टहलने के लिए तैयार हो जाना, तो हमारा दिमाग डोपामाइन नाम का एक रिवॉर्ड केमिकल छोड़ता है। ये हमें बताता है ये अच्छा था, दोबारा करो। यही डोपामाइन का छोटा सा हिट हमें अगला कदम उठाने की प्रेरणा देता है। तो ये एक सकारात्मक चक्र बनाता है। हाँ, एक्शन से थोड़ी प्रेरणा मिलती है, उस प्रेरणा से और एक्शन होता है, और फिर और प्रेरणा मिलती है। सही उदाहरण है। जैसे किसी गाड़ी को धक्का देकर स्टार्ट करना पड़ता है। एक बार स्टार्ट हो जाए तो वो खुद चलने लगती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। एक्शन उस गाड़ी को दिया गया पहला धक्का है। इसलिए प्रेरणा का इंतजार मत करो, उसे एक्शन से पैदा करो। और जब हम एक्शन लेते हैं तो ये जरूरी नहीं कि हर बार सफल ही हों। बिल्कुल नहीं। ज्यादातर बार हम असफल होते हैं। और यहीं पर पांचवां और आखिरी सबक आता है। असफलता एक सीख है, अंत नहीं।
ये बात सुनने में अच्छी लगती है, पर जब हम सच में फेल होते हैं तो बहुत निराशा होती है। उस निराशा से कैसे निपटा जाए? ये रवैये से जुड़ा सबसे बड़ा इम्तिहान है। यहाँ पर उस सोच का बेहतरीन उदाहरण मिलता है जहाँ इंसान मानता है कि उसकी काबिलियत पत्थर की लकीर नहीं है। उसे बढ़ाया जा सकता है। हाँ, उसे मेहनत और सीख से बढ़ाया जा सकता है। इसी सोच को आजकल ग्रोथ माइंडसेट कहा जाता है, जो फिक्स्ड माइंडसेट के बिल्कुल विपरीत है। बिल्कुल। इन दोनों में क्या फर्क है? एक फिक्स्ड माइंडसेट वाला व्यक्ति मानता है कि उसकी बुद्धि और प्रतिभा जन्म से तय है, उसे बदला नहीं जा सकता। तो उसके लिए असफलता एक कलंक है? हाँ, उसकी काबिलियत पर एक अंतिम फैसला। वो सोचता है मैं फेल हो गया मतलब मैं एक फेलियर हूँ। लेकिन एक ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति वो मानता है कि वो कोशिश और सीख से अपनी क्षमताओं को विकसित कर सकता है। उसके लिए असफलता एक जरूरी फीडबैक है, डेटा है। तो वो सोचता है कि मेरा ये तरीका फेल हो गया, अब मुझे दूसरा तरीका आजमाना चाहिए। और ताज की एक लाइन बहुत दमदार है, हर हार आपको मजबूत बनाने आई है, तोड़ने नहीं। मुझे थॉमस एडिसन की याद आती है। जब किसी ने उनसे पूछा कि आप लाइट बल्ब बनाने में 1000 बार असफल होने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, मैं 1000 बार असफल नहीं हुआ, मैंने बस 1000 ऐसे तरीके खोजे हैं जिनसे लाइट बल्ब नहीं बनता। देखिए, नजरिया बदलते ही पूरी कहानी बदल गई। हाँ, उन्होंने हर असफलता को एक सीख में बदल दिया। स्रोत में छात्रों, नौकरी की तलाश करने वालों और उद्यमियों का जिक्र इसीलिए किया गया है क्योंकि इन सभी के लिए असफलता यात्रा का एक अनिवार्य हिस्सा है, मंजिल का अंत नहीं। बिल्कुल। असफलता एक शिक्षक है, जल्लाद नहीं। तो चलिए इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं। हमारे पास इस मानसिक रिमोट कंट्रोल के 5 बटन हैं। हमारा रवैया यानी दुनिया को देखने की हमारी खिड़की, हमारा ध्यान यानी हमारा चुंबक, हमारे शब्द जो हमारी प्रोग्रामिंग करते हैं, छोटे छोटे एक्शंस जो इंजन स्टार्ट करते हैं, और असफलता को फीडबैक की तरह देखना, सब एक ही दिशा में इशारा कर रहा है कि असली ताकत हमारे अंदर है। बिल्कुल। अगर पूरी बात को एक लाइन में समेटें, जैसा कि स्रोत में भी किया गया है, आप हालात नहीं बदल सकते लेकिन अपना रवैया बदलकर पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। सारा जोर अपनी आंतरिक स्थिति की जिम्मेदारी लेने पर है। हाँ, हम अक्सर बाहरी घटनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश में अपनी सारी ऊर्जा लगा देते हैं जो हमारे हाथ में है ही नहीं, जबकि असली ताकत इस बात को नियंत्रित करने में है कि हम उन घटनाओं पर प्रतिक्रिया कैसे देते हैं। बारिश को रोका नहीं जा सकता, लेकिन छाता इस्तेमाल करना या बारिश का आनंद लेना ये हमारे हाथ में है। तो आज हमने जेफ केलर की किताब एटीट्यूड इज एवरीथिंग पर आधारित स्रोतों से कुछ मुख्य बातें समझी। हमारा रवैया एक चुनाव है, हम जो सोचते हैं हमारा दिमाग वही ढूंढने लगता है। हमारे शब्दों में हमारी हकीकत बनाने की ताकत है। एक्शन से प्रेरणा पैदा होती है और असफलता अंत नहीं बल्कि सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। अंत में स्रोत का अंतिम संदेश यही है कि हर किसी को यह तय करना चाहिए, मेरा एटीट्यूड मेरी सबसे बड़ी ताकत होगा। ये स्रोत हमें रवैया बदलने का एक साफ रास्ता दिखाते हैं, एक नक्शे की तरह। लेकिन नक्शा तब तक बेकार है जब तक आप पहला कदम ना उठाएं। तो एक विचार जो सोचने के लिए रह जाता है वो ये है, अपनी अंदरूनी बातचीत को सिर्फ 1 डिग्री बदलने के लिए आज सबसे पहला और सबसे छोटा कौन सा कदम उठाया जा सकता है? कल नहीं, अगले हफ्ते नहीं, बल्कि आज, अभी।